नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 का में। 1.25 का में पहला सवाल, सेंसेक्स की एक्सपायरी के उतार चढ़ाव में कैसे बनाए रणनीति। सवाल नंबर 2, निचले स्तरों से फिर संभला है बाजार, क्या होगा आज 24,200 पार। सवाल नंबर 3, अभी किन सेक्टर्स पर लगाएं दांव। सवाल नंबर 4, रेलवे स्टॉक्स में क्या कहीं पर हैं अभी खरीदारी के मौके, जिस तरह की रह करके रिकवरी आ रही है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में कैसे बनाएं रणनीति, पावर, डिफेंस जैसे शेयरों में क्या खरीदें क्या बेचें, और पीएसयू बैंक्स में अब कहाँ वसूले मुनाफा और कहाँ करें खरीदारी। इन तमाम सवालों के साथ साथ जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश होगी। शुरुआत करना चाहेंगे पिंटू कुमार जी के सवाल के साथ। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को तरजीह जो है आज के कार्यक्रम में दें। पिंटू जी जानना चाह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं 155 पे इन्होंने इरेडा ले रखा है, और दूसरा एमआरपीएल, और कह रहे हैं कि 172 पे एमआरपीएल है। कह रहे हैं कि इसका टारगेट क्या होगा, इसमें एवरेज कब कर सकते हैं। तो एक तो टारगेट और एक दूसरा एवरेज। इरडा अभी एक रेंज में ही है, लोअर लेवल पे ही फंसा हुआ है 126-27 के आसपास। क्या करना चाहिए, इनकी खरीद 150 के ऊपर है, क्या एवरेज के लिए सही समय है या वेट करना चाहिए। और दूसरा, एमआरपीएल पे लगातार आपसे बातचीत होती रही है, अब क्या करें। यहाँ पर भी इनको लॉस हो रहा है, 172 पे लिया है, 160 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। देखिए 172 में लेने का एक्चुअल में कोई सिचुएशन नहीं था। टेक्निकली देखा जाए तो या तो बाई करना चाहिए 149 से लेके 154 53 के लेवल पे। स्टॉप लॉस होगा उस टाइम पे ऑलमोस्ट 138 के लेवल पे। और जैसे कि अभी 158 के आसपास का प्राइस है, मैं बोलूंगा 138 के लेवल पे आपका स्टॉप लॉस हो रहा है। उससे पहले तो कुछ छोटा मोटा स्टॉप लॉस मुझे लगता नहीं कि काम करने वाला है। 138 ही एक प्रोमिनेंट स्टॉप लॉस आप बने रहिए। बढ़िया स्टॉक है, ओवरऑल फंडामेंटल अच्छा है। मुझे लगता है कि आपके बाइंग प्राइस भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। 138 अगर ब्रेक नहीं होता है तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार 190 भी पॉसिबल है, सो होल्ड करने का सलाह रहेगा। बाकी इरेदा सर मुझे लगता है कि एक डाउन ट्रेंड में है। मंथली चार्ट पे लगातार 2024 का जो टॉप था उसके बाद देखेंगे एक नेगेटिव ट्रेंड में है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए, और एक बार के लिए तो मुझे लगता है कि एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम मुझे लगता नहीं कि इमीडिएटली पॉसिबल है। तो अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है तो एक बार एग्जिट होने का व्यू बनाइए। पोर्टफोलियो में है तो एग्जिट होने की राय जो है रहेगी, ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है। और इन सब के बीच में आज एक शेयर डिस्कस हुआ था सुबह, ई पैक को लेकर के जरा बातचीत हुई थी, और यहाँ पर 280 के टारगेट दिए गए थे। ज़रा उसको एक बार लेकर के आते हैं। अभी 260 पहुँच चुका है, और ये अच्छा मोमेंटम 5.25% अभी भी ऊपर दिखा रहा है। 263 का हाई लगाया है। ये मेरे ख्याल से शायद अंशु सर की कॉल थी। अभी 280 के आसपास का टारगेट यहाँ पर दिया गया है, 246 के स्टॉप लॉस के साथ। तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा नज़र रखते हैं ई पैक प्रीफैप को लेकर के। सर, एक दो टिप्पणियाँ आई थी अभी व्हाट्सएप पे, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर इस पर सुबह, लेकिन इस पर कॉल थी अंशुल जी की। जी मुझे लगता है कि अभी भी बने रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं लग रहा है। 310 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है। उससे पहले तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर या तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी आईपीओ आया था उसके बाद हमने एक तरफा सेलिंग प्रेशर देख लिया है। सो मुझे लगता है कि एक बार 310 तक जाने का इसमें पोटेंशियल है। और अंशुल सर का कॉल भी था, मुझे लगता है कि एक परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडिडेट है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे आज का डे लो के आसपास ही होना चाहिए, ऑलमोस्ट 247 के लेवल पे। जब बात यहाँ पर निकल के आई है, अमन खेरा जी हैं, वारी रिन्यूएबल को लेकर के जानना चाह रहे हैं सर, और कह रहे हैं वारी रिन्यूएबल इन्होंने लिया हुआ है 1060 पे। रिन्यूएबल के साथ साथ अगर हम वारी एनर्जी भी शामिल कर लें तो एक साथ एक पंथ दो काज हो जाएगा। अभी इनके पास है 125 क्वांटिटी वारी रिन्यूएबल को लेकर के। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए। कह रहे हैं कि अभी हेल्प कीजिए, क्योंकि लॉस इनको हो रहा है अभी 100 रुपये के आसपास का, मतलब 80 रुपये के आसपास का लॉस है। क्या टिप्पणी रहेगी सर वारी रिन्यूएबल को लेकर के। सर लॉस हो रहा है, हेल्प चाहिए। लॉस होने में ही सब लोग हेल्प मांगते हैं, क्योंकि प्रॉफिट होने में तो सब लोग भूल जाते हैं। हाँ, ये बात तो बाकी सही है। वेरी रिन्यूएबल मुझे लगता है कि 980 के लेवल पे है। एंड एक बार के लिए एक स्टॉप लॉस आप 901 के लेवल पे मेंटेन कीजिए, क्योंकि इससे पहले 2 बार डीप लगाया था एग्जैक्टली 900 के आसपास का, फिर से एक मूव देखने को मिला है। कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, अभी नहीं चल सकता है स्टॉक।
इट विल टेक सम टाइम, 2-3 क्वार्टर तो मिनिमम लग जाएंगे, रिजल्ट देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट का कमेंट्री देखना पड़ेगा। सो आफ्टर ऑब्जर्वेशंस ऑफ 2 to 3 क्वार्टर इसमें कुछ व्यू बन पाएगा, लेकिन फिलहाल अभी 900 के आसपास का एक स्टॉप लॉस एंड बने रहिए। वेरी एनर्जीज फंडामेंटली मुझे बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन बाइंग जोन अगर देखा जाए या तो एवरेजिंग जोन देखा जाए वो 2650 से 2700 के आसपास है। और मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट पे इजीली आ सकता है, क्योंकि इससे पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार नीचे आया था। सो बहुत बढ़िया स्टॉक है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे, बस आपको थोड़ा पेशेंस के साथ बने रहना पड़ेगा। और कुछ मैनेजमेंट का कमेंट्री एंड अगर कमिंग फ्यूचर में थोड़ा भी रिजल्ट अच्छा आ जाता है कुछ क्वार्टर्स का, तो स्टॉक आपको भागते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो नीचे का डाउन साइड है इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाई बीटा काउंटर है, 2700 से 2650 के लेवल पे एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। ये बात, चलिए इन सब के बीच में 1500 से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से ढेर सारा धन्यवाद। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, जितना अदा हो सके इस कार्यक्रम को और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप। चलिए इस बीच जो है चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी का सवाल लेते हैं। पुनीत जी का सवाल है, कह रहे हैं विपुल सर, कल्याण ज्वेलर्स पे लास्ट टाइम मुझे लगता है एक हफ्ते पहले शायद आपसे बातचीत हुई थी, तो कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के है। दूसरा टीसीएस को लेकर के इसका सवाल है। टीसीएस के साथ साथ मेरा सवाल आईटी को लेकर के रहेगा अभी भी सर, क्या कुछ मोमेंटम पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी तरफ से, और अभी क्या करना चाहिए टीसीएस, विप्रो जैसे शेयरों पे? लेकिन पहले कल्याण ज्वेलर्स ले लेते हैं। मुझे लगता है कि विपुल जी बने रहना चाहिए अभी कल्याण ज्वेलर्स में। अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है तो एक स्टॉप लॉस जो मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा वो रहेगा आपका 327 के लेवल पे। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। सर मैंने रिसेंटली कॉल दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं है, रेडिंगटन रडार पे अभी आ रहा है, हम फ्रेश भी बाय करके अभी जा सकते हैं। 276 का रहेगा पहला टारगेट, उसके बाद रहेगा एक बार 290 तक। मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू होना चाहिए। एक बार 261 का रहेगा स्टॉप लॉस। रेडिंगटन करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 276 का पहला टारगेट, उसके बाद 290 का सेकंड टारगेट, 261 का एक स्टॉप लॉस। एंड मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4 से 5 दिन का व्यू होना चाहिए। 290 का फाइनल टारगेट रहेगा, 4 से 5 दिन का व्यू। सर इसको जरा फिर से रिपीट कर दीजिए, रेडिंगटन में क्या करना है अभी स्टॉप लॉस टारगेट के साथ? जी सर एक बार फिर से। सर अभी बाय करने का सलाह रहेगा। अभी 276 का पहला टारगेट, उसके बाद 290 का सेकंड टारगेट, एक स्टॉप लॉस 261 के लेवल पे। 4 से 5 दिन के व्यू के हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार बाय करके चलना चाहिए। चले तो अभी खरीदारी करने की सलाह जी, अभी तुरंत अभी जो है खरीदारी करने की सलाह रेडिंगटन के अंदर की जा सकती है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखें 270, टारगेट रखें 276 290 का, और स्टॉप लॉस जो दिया गया है 261 का, 261 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 276 फर्स्ट टारगेट, 290 दूसरा टारगेट। इन दो टारगेट्स के लिए रेडिंगटन में खरीदारी करने की सलाह। आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 4-5 दिन का नजरिया यहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि अगले थर्सडे तक, बुधवार बृहस्पतिवार तक रखने की सलाह है। 260 276 290 स्क्रीन पर आपके टारगेट दिखाई देते हुए। स्टॉप लॉस 261 का है, तो यहाँ से छोटा सा एक स्टॉप लॉस दिया गया है आपको। 8.25% ऊपर तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर ये तेज गतिविधि जो है और बढ़ती हुई दिखाई देगी, स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। और अगर यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहेंगे प्रदीप जी, तो दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इसको 4-5 दिन के लिए आप लेके जा सकते हैं, ये मानना है प्रदीप जी का। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, नजरें रखेंगे रेडिंगटन पर, जैसे कोई तेज गतिविधि होगी दोबारा लेकर के आते हैं। आगे बढ़ते हैं। और सर वो विप्रो टीसीएस वाली बात रह गई सर शायद। हाँ विप्रो सर अभी मूव नहीं आएंगे आपको। अभी भी मुझे लगता है कि एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है, लेकिन वैल्यू जोन के आसपास हो चुका है। मैं टीसीएस के साथ रहना पसंद करूंगा, लेकिन अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है आप बने रहिए। फ्रेश बाय करने का सलाह इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ओवरऑल देखेंगे तो जिस तरीके से निफ्टी आईटी इंडेक्स टॉप करने के बाद 45,000 46,000 के आसपास का जब टॉप बनाया, उसके बाद लगातार एक तरफा सेलिंग प्रेशर ही चल रहा है। और ये जो एंथ्रोपिक वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ऐसा भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि मेरा बहुत सारे दोस्त आईटी में जॉब करते,
आईटी कंपनीज ने एआई की वजह से बहुत सारे लोगों का जॉब से जॉब निकाला जा था। रहा है। अब फिर से उन लोगों को बुला रहा है क्योंकि एआई का कॉस्ट इतना ज्यादा है कि अफोर्ड करना अल्टीमेटली उनका पैट में हिट हो सकता है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो देखिए, मुझे लगता है कि बेस के आसपास आ चुका है, लेकिन अभी बेस फॉर्मेशन बना नहीं है। ये थोड़ा टाइम करेक्शंस के साथ इसमें बेस बनेगा। प्राइस करेक्शंस ऑलमोस्ट मान लीजिए अकॉर्डिंग टू आज मुझे लगता है कि एक बार 90-95% हो चुका है, अच्छा खासा करेक्शंस हो चुका है। तो कुछ टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अभी तो फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा इस काउंटर में। जी, चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इन सब के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोगों की टिप्पणियाँ आ रही हैं सर। एक IFCI को लेकर के महारानी फैशन सूट के नाम से आईडी बनाई हुई है भाई साहब ने, और कह रहे हैं IFCI बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है सर। कोई न्यूज़ आई है क्या, प्लीज़ बताइए सर। सर न्यूज़ तो अभी तो मुझे नज़रों के सामने से नहीं गुजरी, लेकिन ये शेयर चला बहुत तेज़ी से ना, तो थोड़ा बहुत तो मतलब 10% टूट गया। ओहो हो, ओहो, तो अब 81 रुपये 55 पैसे का भाव, बहुत तेज़ी से नीचे आया है सर। ये डर तो था, लेकिन बहुत तेज़ी से जिस तरीके से ये नीचे आया है, क्या करना चाहिए सर? 3 दिन में 30% की रैली यहाँ पर देखने को 3-4 दिन में देखने को मिली, और अब जिस तरीके से ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टॉप लॉसेस तो मुझे लगता है सबके ले गया, लेकिन जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाई ही नहीं, उनके लिए अब क्या सलाह बची है IFCI के लिए? एक क्लियर व्यू है कि मार्केट ऑलवेज लेवल को फॉलो करता है एंड हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। देश दुनिया यार्ड्स बदल जाएंगे, लेकिन फंड फ्लो कभी चेंज होता नहीं है। IFCI एक परफेक्ट बाइंग कैंडिडेट 48 में था, हमने कॉल भी दिया था। 70 तक रैली मैं देख रहा था, 70 तक रैली मिला। फिर से बाइंग 75-76 के ऊपर सस्टेन करने पे ब्रेकआउट आया। 88-90 का टारगेट था, 88-90 पे आ चुका है। अभी मुझे लगता है कि ये यहाँ से जाना ऊपर पॉसिबल नहीं है। 92-91 में भी था, मैं अलग अलग जगह पे, कल भी मैं अपने यूट्यूब में मैं व्यू दे रहा था कि यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए। बिकॉज सर, जब लेमन एंड ब्रदर क्राइसिस हुआ था 2007-8 के आसपास, उस टाइम पे जो टॉप था वो टॉप के आसपास आ चुका है। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा रेसिस्टेंस है। जब 2007-8 का वो जो रेसिस्टेंस था उसको क्रॉस उस टाइम पे नहीं कर पाया, और इस टाइम पे भी सेम जगह से रेसिस्टेंस आ रहा है। अब ये जो हाइप बना है कि नहीं NSE का स्टेक इन लोगों के पास है, NSE का IPO अगर आता है यहाँ पे बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। सर वो मूव ऑलरेडी मिल चुका है। 48 से हम लोगों ने एक बार 94 का टॉप देख लिया है। तो बार बार मूव आता नहीं है, मार्केट में कुछ परिस्थिति घटना होने से पहले पर्टिकुलर स्टॉक में मूव आ जाता है, तो ऑलरेडी हमने देख लिया है। सो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि यहां से भी करेक्शंस पॉसिबल है। आपको एग्जिट करके एक बार निकल जाना चाहिए। फिर से मैं कंफर्टेबल रहूंगा बाइंग करने के लिए। एक बार अगर 74-75 के आसपास थोड़ा बहुत सस्टेन हो जाता है, वहां पे रुकता है तो फिर जाके रिव्यू करना चाहिए। लेकिन अगर वहां पे भी नहीं रुकता और नीचे आ जाता है तो उसके बाद फिर से एक बार रिव्यू करने का जरूरत रहेगा। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि एग्जिट करके चलना चाहिए। अभी 81 से 94 का बाइंग बहुत एग्रेसिव बाइंग हो जाएगा। मार्केट एग्रेसिव नहीं है, इस वजह से मैं भी अभी एग्रेसिव नहीं हो पा रहा हूँ। तो यहाँ पे जिनको लॉस हो रहा है या जिन्होंने स्टॉप लॉस पे अपना सौदा नहीं हटाया, उनको लॉस बुक कर लेना चाहिए इमीडिएटली, है ना सर? मोटी मोटी बात ये मुझे लगता है कि हाँ, इमीडिएटली बात है। और ऐसा ही एक परिस्थिति आपको नेक्स्ट 4-5 दिन या तो एक हफ्ते में पारास डिफेंस में आपको देखने को मिलेगा। जबरदस्त सेलिंग प्रेशर, जैसे कि आज सुबह हमने फाइनली एग्जिट करा दिया। अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो वी कैन मीट आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स बाद हम लोग मुलाकात करेंगे, बातचीत करते रहेंगे 10% 15% के करेक्शंस के साथ। पारस डिफेंस पे आपने जिक्र छेड़ा है, बहुत लोगों के सवाल हैं, तो एक बार के लिए ज़रा दोबारा पारस डिफेंस लेकर के आते हैं। और लेकिन उससे पहले ज़रा हमारे साथ 2000 से ज़्यादा लोग इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। हर बार की तरह एक ही निवेदन और थैंक यू पहले तो आप लोगों का, और एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग बस एक ही काम कीजिए, हमारे ब्रांड एम्बेसडर आप ही लोग हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में जिस जिस राज्यों में आप लोग हैं, दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ये चेन, ये कड़ी जो है वो और बड़ी होती जाए, हमारा परिवार और बढ़ता रहे। तो आप ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी है, लिंक को शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, यही रिक्वेस्ट रहेगी। लेकिन पारस डिफेंस लेकर के आते हैं फटाफट। पारस डिफेंस में सर जो रैली रही, जिनके पास अभी है, क्या करंट लेवल पे तुरंत वहाँ पे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रॉफिट में होंगे अनटिल अनलेस की मतलब जिस भी लेवल पे लिया होगा सबको मुनाफा बन रहा होगा। 74% की रैली एक महीने में बहुत होती है। दूसरा, अभी भी पूछ रहे हैं लोग
कहाँ पे पारस डिफेंस में खरीदारी कर सकते हैं, तो उनके लिए भी क्या सलाह रहेगी जी? मैं 1320 में सुबह, आज का डेट टाइम नोट करके लिख करके मेरा वीडियो सेव करके रखिए, मैंने 1320 में एग्जिट दे दिया है। नेक्स्ट मैं बाय करने वाला हूँ 1050 या तो 1000 के आसपास आने पे एक बार रिव्यू करूंगा। चाहे वो 6 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 1 महीना लग जाए, उससे पहले बाय करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। बाई करवाया था 680 700 के जोन में, 1320 में एग्जिट हो चुका है। बीच में एक रुकना ही नहीं है, रुकेंगे ही नहीं। फिर से एक बार एवरेजिंग बाइंग देखेंगे। अगर एटलीस्ट 1000 करेंट जोन से तो 300 पॉइंट का करेक्शंस मैं देख रहा हूं। अगर कल को यहाँ से बाई चांस करेक्शंस नहीं आता है, मान लीजिए अभी भी थकान नहीं महसूस हो रहा है, या तो एक दिन थोड़ा बहुत गिरावट आके फिर से कहीं ना कहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी में मैं अभी बिलीवर नहीं हूँ, पर्टिकुलर पारास डिफेंस के साथ, क्योंकि मैं इसका पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत साल हो गया। और मुझे लगता है कि 1320 में सुबह फाइनल एग्जिट बता दिया। और आप जब तक मुझे पूछेंगे नेक्स्ट मल्टीपल टाइम, जितने बार आप मुझे पूछने वाले हो नेक्स्ट 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 महीना, मैं ये स्टॉक को मैं छोड़ूंगा नहीं। 1320 में मैंने एग्जिट करा दिया। मैं आपको वही सेम चीज बोलने वाला हूँ, क्योंकि स्टॉक से बहुत एक बड़ा यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अभी चल गया है बहुत सारे। देखिए, आप जो सोच रहे हो मैं भी वही सोच रहा हूँ, सब लोग वही सोच रहे हैं। अगर वही होगा तो भाई बिल्कुल सही बात, तो पैसा बचाना इतना मतलब आसान नहीं है, बिल्कुल सही। इतना आसान इजी नहीं है ना। तो प्रॉफिट बुक करके जाइए, फिर से नीचे आएंगे तो खरीदेंगे, कोई क्या है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो सर ये बात है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके जाइए। जिन जिन लोगों ने ले रखा है, नई खरीदारी अभी मत कीजिए। 1000 के आसपास आएगा, फिर से बातचीत करेंगे, अगर लगेगा तो बता देंगे एक्सपर्ट से। हम प्रदीप जी हमारे साथ ऑलमोस्ट डेली जुड़ते हैं, तो उनसे दोबारा पूछ लिया जाएगा। सर, जब क्योंकि बात जिक्र जो है वो डिफेंस का छिड़ गया है, लेकिन इससे पहले एक दो शेयर और निकाले हैं। पीयूष झा जी जो है, पहले जरा उनसे बात कर लेते हैं, फिर आते हैं इस पर। पीयूष झा जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, प्रदीप सर को भी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, गोरखपुर से बोल रहे हैं। चलिए, मतलब योगी आदित्यनाथ जी के शहर से आप बोल रहे हैं, बहुत शानदार सर। बताइए जरा। हाँ सर, कैसे हैं सर आप, और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको, और बताइए क्या है सवाल आपका? बहुत अच्छा सर, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। और मेरा सवाल ये है कि मैं अडानी पावर को कई दिनों से अपने वॉच लिस्ट में रखा हुआ हूँ, और उसमें फ्रेश एंट्री का सोच रहा हूँ। और अचानक अभी लगभग 10-15 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 4% बढ़ा है, तो क्या इसमें फ्रेश एंट्री बनाना चाहिए? और क्या ये फेक ब्रेकआउट है या रियल है? उस तरीके से मैं थोड़ा सलाह चाहता हूं। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, मतलब वो बहुत टाइमली किया है, एकदम से जो है सही बात है। बीते आधे पौने घंटे में यहाँ पर वॉल्यूम के साथ खरीदारी आई है सर, 227 228 के आसपास ट्रेड करता हुआ। और इसके साथ चाहें तो अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी सोल्यूशन भी ले लीजिए, क्योंकि ये तीनों में ही एकदम से मोमेंटम बना है। अब ये बताइए, अदानी पावर में कह रहे हैं कि ये कई दिनों से अपने रडार में रखे थे, अभी आपके सजेशन क्या रहेगा सर अदानी पावर? नमस्कार जी आपको भी। एंड मुझे लगता है कि सर देखिए, 149 150 से आपने देखा 190 तक आया था, थोड़ा बहुत करेक्शंस, उसके बाद 190 से सीधा सीधा हम लोगों ने देख लिया है अदानी पावर 253 का हाई। तो रिसेंटली जिस तरीके से अदानी पावर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, मैं समझ पा रहा हूँ कि ये करेक्शंस कंप्लीट नहीं किया है, उससे पहले ही मूव आ रहा है। मतलब थोड़ा बहुत थकान होने के बाद फिर से दौड़ने के लिए रेडी हो रहा है। आज नहीं तो कल फिर से थकान यहाँ पे महसूस हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बाय करने का सलाह अभी नहीं दूंगा, एग्रेसिव हो जाएगा बहुत। मुझे लगता है कि 190 195 अगर नहीं आता है तो इग्नोर कर दीजिए, अलग कोई स्टॉक उठा लीजिए आप, लेकिन उससे पहले अदानी पावर लेना नहीं है। मैं आपको बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ, और ये मैं मेरा एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। नहीं लेना है अभी एग्रेसिवली, कोई व्यू नहीं लेना है, कोई भी स्टॉक इतना ऊपर आने के बाद और इतना रैली के बाद नहीं लेना है। ये एक आप मान लीजिए स्टॉक मार्केट का एक प्रिंसिपल होना चाहिए। सो मुझे लगता है कि आप ओवरऑल जिनके पास पोर्टफोलियो में है, क्या होता है उनके लिए, क्योंकि उनका ऑलरेडी बाइंग है। मान लीजिए किसी का 150 160 170 के लेवल पे है, मान लीजिए 190 के लेवल पे भी किसी का अगर बाइंग है, तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्योंकि अगर मान लीजिए 227 से अभी घूम फिर के फिर से 210 200 के आसपास आ जाता है, तो ज्यादा खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उस टाइम पे। लेकिन अगर आप 227 230 पे बाई करते हो और फिर से 200 लेवल पे आता है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए वेट करके जाइए। मैं 200 से स्टार्ट करूंगा 190 तक। मुझे लगता है कि कभी ना कभी आना है। नेक्स्ट पता नहीं कब आएंगे, नेक्स्ट 6 महीना, 1 महीना, 2 महीना,
मार्केट इज ऑल अबाउट द टाइमिंग, आपको टाइम करना है प्राइस के साथ, नॉट आपका और मेरा इंटरेस्ट के साथ। तो मुझे लगता है कि सर आपको अभी इग्नोर करके चलना चाहिए। और अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक जिनके पास पोर्टफोलियो में है, आप बने रहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 2000 तक रैली कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। और अदानी पावर का जो टारगेट होगा वो टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम यहाँ से 280, उसके बाद 320 है। अब तो फिर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी ये हो जाता है, सर 280 का आपने टारगेट दिया, 380 का 300 का टारगेट दिया, तो सर अभी ले ले। अभी नहीं लेना है क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं मैच कर रहा है। थोड़ा सेफ प्ले करना है, एग्रेसिव करने का टाइम नहीं है। चलिए, ये बात है यहाँ पर आपके लिए। डिफेंस पे हम आने वाले थे, लेकिन 1 मिनट के लिए एक सवाल और ले लेते हैं। अंकुर जी हैं, उसके बाद फिर डिफेंस पे तुरंत चर्चा शुरू करते हैं। अंकुर जी का सवाल ले लेते हैं, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अंकुर जी को नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। सर को भी नमस्कार। हाँ, प्रदीप जी ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। और सर अंकुर जी, बहुत दिनों बाद बात हो रही है आपसे, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, आप लोग कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास सर, आपसे बात हो गई और अच्छी बात क्या होगी। और बताइए। बहुत आभार सर आपका। अरे सर सर। फिजिक्स वालों लेके मुझे सवाल है। फिजिक्स वाला शेयर हाँ। 5000 मेरे पास शेयर है, 112 रुपए के प्राइस पे। 112। और क्या नजरिया आपने सोचा हुआ है सर? सर नजरिया 4-6 महीने। 4-6 महीने के लिए, ठीक है। अभी 3 रुपए आपके बन रहे हैं। इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ है, 0.25% की तेजी, 112 पे खरीदा हुआ है। सर फिजिक्स वाला को लेकर के अभी कुछ दिन पहले से कुछ एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफ़ी सारी जो है पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई थी। 4-5 दिन में 7-8% चला भी है। अभी क्या करना चाहिए फिजिक्स वाला को लेकर के? 5-6 महीने होल्ड कर सकते हैं शायद मैंने। मैं बोलूंगा आप थोड़ा अगर 12-13 महीना होल्ड करके जा सकते हो, बहुत बढ़िया हो सकता है। देखिए फिजिक्स वाला जिस सेगमेंट पे अभी काम कर रहा है, सक्सेसफुल बिजनेस बहुत कम है। एंड फिजिक्स वाला मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक है, कंपनी है जो बच्चों के लिए अभी बहुत ही लो कॉस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज बेचता है जी। अब देखिए अलग अलग इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिस तरीके से स्ट्रांग बन रहा है। स्टार्टिंग में आईपीओ के दैट टाइम मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन अभी 114-15 के आसपास बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल वैल्यूएशंस के साथ है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा बीच में जो आया था, बीच में 100 के नीचे 90-92 के आसपास बहुत बढ़िया एक बाइंग के अपॉर्चुनिटी था उस टाइम पे। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा भी टाइम देके जाएंगे, अगर आपका 6 महीना भी टाइम है, हो सकता है, हाईली पॉसिबिलिटीज है, उससे पहले पहले एक बार स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई लगा के आएगा। मतलब अभी 114-15 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ कि एक बार 160 एंड अबव जाने के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है। जब भी स्टॉक ऊपर आएगा ना, एक बार आप जरूर फिर से भी कॉल कीजिए। और अभी स्टॉप लॉस ना थोड़ा लंबा होगा, शॉर्ट टाइम इसका स्टॉप लॉस अभी इमीडिएट लेवल पे 92 के लेवल पे ही हो रहा है, तो थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस रहेगा 92 के लेवल पे। एंड मैं यहाँ पे ट्रेल करते रहूंगा, मैं बेचने वाला हूं नहीं। फिजिक्स वाला जैसे स्टॉक्स, जैसे कि मैंने बताया था क्यूपिड, मैं बेचने वाला इंसान हूं नहीं, वैसे ही पढ़ाई लिखाई में, एडुकेशन में फिजिक्स वाला बहुत बढ़िया स्टॉक है। स्टॉक मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, वाह। और नए खरीदारी के लिए क्या बोला है सर? कब तक, कहाँ अभी तक? भी परफेक्ट करेंट जोन से भी हम बाय करके जा सकते हैं विपुल जी, लेकिन 92 पे ही अगर उसके नीचे क्लोजिंग होता है तब जाके ये पूरा व्यू एक जो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट खराब होते हुए दिखाई अगर देता है 92 के आसपास, 92 के नीचे, तो तब जाके मैं बेचूंगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हैं। डिस्क्लेमर, आई हैव नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ना ही मेरे पास है, ना ही हम आई थिंक क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है। हमारे डिस्क्लेमर, हमारे एक स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। हमने आज से मान लीजिए 1 महीना 1.5 महीना पहले एक मॉडल पोर्टफोलियो में हमने रिवीजन किया था, तो वहाँ पे फिजिक्स वाला को हमने ऐड कराया है 104 या 100 के लेवल के आसपास। एंड मुझे लगता है कि ये स्टॉक सर बहुत बढ़िया है, रखने वाला स्टॉक है, ऑल टाइम हाई ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। फिजिक्स वाला पे जो है राय यहाँ पर 92 के नीचे जाए तो फिर चीज़ें खराब होंगी, फिजिक्स वाला पे रखेंगे नज़र। लेकिन इस बीच करीब 2600 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों का बार बार हाथ जोड़ करके धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग उत्साह जो है हम लोगों का बढ़ाते रहें और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करते रहें। कोशिश में है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की। खुशबू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन खुशबू जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बहुत देर से मैं डिफेंस पे बात करना चाह रहा था, 2-3 शेयरों पे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, उसको जरा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपका सवाल लेंगे। सर, एक तो आपने पारस डिफेंस की बात की, ये बीडीएल को लेकर के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हुए हैं कि बीडीएल में अभी क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने खरीदा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं क्या यहाँ पे करंट लेवल पे भी खरीदारी करके जा सकते हैं, क्या आधे
0.5% की आज तेजी है, कल अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। और इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजी में आज 4.25% की तेजी देखने को मिल रही है। एक ये भी अपनी कवरेज में ले लीजिएगा, और एक कोचिन शिपयार्ड, ये 3 शेयर जरा फटाफट हम लोग अगर डिस्कस कर सकें तो लेवल्स के साथ कि क्या करना चाहिए, फिर खुशबू जी से बातचीत करते हैं। पहले बीडीएल जी, पहले बीडीएल होल्ड करने का सलाह रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। अच्छा खासा सेलिंग के बाद जिस तरीके से ओवरऑल डिफेंस में एक मूव देखने को मिल रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। 1450 ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको बीडीएल में 1450 आते हुए दिखाई देंगे। जेन टेक पे भी बने रहने का सलाह होगा। एक बार मुझे लगता है कि 2250, 2250, 2300 ऑन द वे है, वहां पे जाके एक सेलिंग प्रेशर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कोचिन शिपयार्ड में भी एक बार होल्ड करके जाना है, आपको बेचना है कोचिन शिपयार्ड एक बार 2350, 2400 का लेवल पे। अभी ऐसे ही बात करते थे पारस के साथ भी, जब 650, 700 के आसपास था, तब लोगों को लगता था अरे सर कभी आएंगे क्या, आ गया ना। वैसे ही कोचिन शिपयार्ड के साथ भी होने वाला है। अभी 1500 के आसपास का प्राइस है, आपको इजीली मिलेंगे, 2300 के ऊपर भाव आते हुए दिखाई देंगे। बने रहिए, तीनों स्टॉक ही बने रहिए, लेकिन जेन टेक्नोलॉजीज में थोड़ा लिक्विडिटी का इशू है, इसको ध्यान में रखना है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं रखना है। बीडीएल बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर में है। इन तीनों में कौन सा कोई है ऐसा जिसको अभी खरीद सकते हैं, या अभी नई खरीदारी के लिए वेट करना चाहिए? मोमेंटम में देखा जाए तो बीडीएल सर बाय करके जा सकते हैं अभी भी। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको 1240, 1240 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको 1650, उसके बाद 1800 तक भी मूव आपको मिलेंगे। तो बीडीएल बाय करके जा सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड भी अच्छा वैल्यू जोन में है, स्टॉक देखिए ऊपर आया नहीं है, अभी 1496 के आसपास का प्राइस है। 1330 का एक स्टॉप लॉस लगा के पहला टारगेट आपको ऑलमोस्ट 1950, सेकेंड आपको मोटा मोटा 2300 के आसपास मिलेंगे। 2300 जिस दिन ये आ जाएगा उस दिन मैं बेचना स्टार्ट करूंगा। अब उस टाइम पे मैं एंट्री नहीं कराऊंगा, और 1800 के ऊपर इसमें कोई एंट्री नहीं बनेगा, अभी भी एंट्री लेने का टाइम है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए खुशबू जी से बातचीत करते हैं। खुशबू जी नमस्कार। नमस्कार सर। माफी चाहेंगे, कैसे आपको आप? इंतजार करना पड़ा मैम। कोई बात नहीं सर। कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? सर हम तो ठीक हैं। हम दरभंगा से बोल रहे हैं, बिहार से। वाह, बहुत शानदार जगह से बोल रही हैं मैम। कैसे लग रहे हैं खुशबू जी आपको कार्यक्रम? सर कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये लगा कि सर तीसरा दिन मेरा आपसे बात हो रहा है। वाह वाह मैम, आगे भी बातचीत होती रहेगी आपसे, और बड़ा अच्छा जी लगता है सर, आप लोग बिल्कुल। इस तरीके से प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू मैम। और आपके ऊपर जिम्मेदारियां यही है, दरभंगा के अंदर आपकी जितनी दोस्त वगैरह हैं उनके साथ भी लिंक को शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि बिल्कुल जुड़े। सर। जी जी, कैसे याद किया बिल्कुल मैम, क्या सवाल है आज आपका? सर मेरा 3 पे क्वेरी है। पहला तो सर रिलायंस है, कि रिलायंस में कुछ शेयर है मेरे पास, जो सर मैंने 1320 पे परचेज किया है। 1320, जी मैम, ठीक। तो उसको सर कब तक रखना, एक तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा सर बजाज ऑटो के बारे में पूछना। आज सुबह में वो सर अंशु सर बता रहे हैं तो उसके बारे में। बिल्कुल, उन्होंने तो कहा मैंने था। 2 शेयर लिया, उसका टाइम फ्रेम सर नहीं बताया कि उसका कितना टाइम फ्रेम है उसका। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आरआईएल और बजाज ऑटो, दो पे आपका सवाल है ना? जी सर, एक रिलायंस पे और एक बजाज ऑटो बिल्कुल, पे। तो दोनों दिग्गज शेयरों में जो है इंडेक्स में शामिल ये शेयर। पहले सर आरआईएल पे ही बात कर लेते हैं, फिर बजाज ऑटो पे आ जाते हैं। आरआईएल पे काफ़ी लोग अब ये पूछ रहे हैं कि ये मतलब एक रेंज में फंस गया है, काफ़ी लंबे समय से पोर्टफोलियो में रखे रहें, निकल जाएं, क्या करें? 1330 के आसपास ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। मैम ने 1320 पे लिया हुआ है, 10 रुपये इनके बन रहे हैं। मैम नज़रिया क्या है आपका इन दोनों पे? रिलायंस में तो सर मेरा मतलब लॉन्ग टर्म है, और सर ये बजाज ऑटो में तो सर कुछ टाइम के लिए ही है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ही मैंने लिया है। और सर मुझे एक चीज और जानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए सर कोई एक शेयर बता दीजिए, मतलब 1 वीक के लिए कोई एक शेयर बता दीजिए। 1 वीक के लिए अभी तो बताया रचित जी, प्रदीप जी ने, वो रेडिंगटन, अभी उस पर बातचीत हुई, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। टारगेट स्टॉप लॉस के साथ अभी हम फिर से स्क्रीन पर दिखा देंगे, लेकिन एक हफ्ते के नज़रिए के साथ वहाँ पे उन्होंने राय दी है। लेकिन पहले आरआईएल सर उनका व्यू उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है, और व्यू लॉन्ग टर्म है रिलायंस इंडस्ट्री में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री देखिए एक प्रोमिनेंट काउंटर है, इतना लिक्विडिटी है इसके अंदर, सो बने रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 1450, 1500 तक भी मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ कि 1550 आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि व्यू लॉन्ग टर्म है, तो नेक्स्ट 6 महीने तक और क्वेरी पूछना ही नहीं है रिलायंस इंडस्ट्री को लेके, ऐसा स्टॉक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टॉप लॉस देना मैंडेटरी होता है मार्केट में, तो 1220 का रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। टारगेट यहाँ से सीधा सीधा 1450, उसके बाद ऑल टाइम हाई आपको मिलेंगे। जनरली देखा जाए अगर बेचना कब है, अगर शॉर्ट टर्म का किसी का व्यू है, 12 महीने से पहले अगर आप बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है, 12 महीने के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो जनरली मैं समझ पा रहा हूँ कि
1615 के आसपास का एक रिलायंस का रेसिस्टेंस है। ये क्रॉस होने के बाद जिस टाइम पे 1750 से 1800 के आसपास का भाव होगा, उस टाइम पे निफ्टी आपको मिलेंगे एटलीस्ट 28,500 से 29,000 के अराउंड। उस टाइम पे एक बार आपको रिलायंस इंडस्ट्री बेच के आना है, उससे पहले बेचना नहीं है। व्यू ऐसा ही होना चाहिए। अदरवाइज आप थोड़ा कॉल पुट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कुछ भी कर सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री में, लेकिन बीच में कहीं पे 10, 50, 50, 100 पॉइंट के लिए रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में हाथ लगाना नहीं चाहिए। रही बात बजाज ऑटो का, बजाज ऑटो सर 10,048 के आसपास का प्राइस है और एक अच्छा खासा मूव चल रहा था। एक बार मुझे लगता है कि 9,500 तक आ सकता है। तो ये स्टॉक एक बार, दिस इज द नॉट राइट टाइम फॉर बाइंग, लेकिन अगर आपके पास 2 क्वार्टर है, 6 महीना है, तो परफेक्टली है, कोई प्रॉब्लम नहीं वो है। असल में सुबह जो अंशुल जी कह रहे थे ना सर, वो कह रहे थे कि उसके लिए क्या नाम है, इस पे बायबैक आया है, तो वो कह रहे थे कि अगर एक शेयर भी लेके जाओ तो मतलब 12,000 पे हो रहा है बायबैक, तो आपको मतलब कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा अगर एक शेयर भी आपका कंसीडर कर लिया गया। तो उन्होंने इस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई थी, शायद इसलिए इन्होंने अपना नज़रिया शॉर्ट टर्म का रखा, कि वो कह रहे थे कि बायबैक का ऐलान हुआ है। जी सर। जी, तो मैं वो देखा नहीं बाईबैक, मैं बस आपको टेक्निकल लेवल बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि 10,050 पे आप बाई करके जा सकते हो, लेकिन मैं बाई नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं एक बार 9,450 9,500 के आसपास ही बाई करूंगा। और अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस सेम, जो लोग 9,500 पे बाई करेंगे और जो लोग 10,000 पे बाई करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस सेम आ रहा है ऑलमोस्ट 8,750 के लेवल के। अब उस हिसाब से देखा जाए, जो डाउन साइड है कहीं ना कहीं ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, और कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद थोड़ा बहुत स्टॉक स्लो हो जाता है। तो इसीलिए एक बार के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्टॉक आपको जो प्राइस है ऑलमोस्ट नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है 12,250, उसके बाद 12,300 तक मिलना चाहिए। और अगर आप पूछ रहे हो कि एक हफ्ते के लिए, ऑलरेडी रेडिंग टैग मैंने बता दिया था, फर्स्ट टारगेट के आसपास आने वाला है। बाकी अगर आप कोई स्टॉक लेना चाहते हो, एक हफ्ता नहीं, अगर आपके पास 2 महीना टाइम है, फिजिक्स वाला जैसे कि मैंने बताया अच्छे लेवल पे है, लेकिन 92 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक ऑल टाइम हाई ऑन द वे। नेक्स्ट मैक्सिमम एक क्वार्टर का रिजल्ट के लिए एक बार वेट करके जाइए, मैक्सिमम 3 महीना, और उससे पहले 1-1.5 महीने में भी रैली आ सकता है। अब रैली कब आएगा ये तो हम बोल नहीं सकते एग्जैक्टली कौन सा दिन में आने वाला है, लेकिन एक परफेक्ट बाइंग कैंडिडेट फिजिक्स वाला है। चलिए, परफेक्ट बाइंग कैंडिडेट फिजिक्स वाला है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हाँ, धुआंधार सर, इतनी ज़्यादा, अभी 2700 से ज़्यादा लोग हमारे साथ थे, और जो है अभी 2686 है। तो बहुत बहुत थैंक यू, लगातार हम अपने दर्शकों का आभार व्यक्त करते रहें। लेकिन सर एक सेक्टर रह गया है, उस सेक्टर पे भी आते हैं रेलवेज़ को लेकर के, लेकिन उससे पहले नाइट X8 के नाम से हैं ये हमारे दर्शक, प्रदीप सर को नमस्ते बोल रहे हैं, तो नमस्ते इनका स्वीकार कर लीजिए सर। और तेजस पर राय जानना चाहते हैं, तो तेजस ही क्यों, हम तेजस और HFCL दोनों कवर कर लेते हैं फटाफट सर, क्योंकि ये भी अच्छे मोमेंटम में रहे हैं। आज तेजस पे कुछ खबर भी थी, HFCL पे खबर थी, माफ़ कीजिएगा। तो तेजस 600 के ऊपर, 605 पे कैसा लग रहा है? और भाई साहब सवाल पूरा पूछा कीजिए, ले रखा है, लेना चाह रहे हैं, क्या व्यू है आपका? तो इसको लेकर के ज़रा थोड़ी सी अपनी स्पष्टता बताते तो अच्छा रहता, लेकिन एक जनरल व्यू आपको देते हैं। और दूसरा HFCL पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे सर, एक बार ज़रा बताइए कि 5% का फिर से अपर सर्किट लग गया, ये भी मतलब जो है अद्भुत है, नीचे गया तेज़ी के साथ 160-65 के, फिर जाकर के वहाँ से फिर से रिकवरी आ गई। क्या करें सर, ये दोनों टेलीकॉम इक्विपमेंट सप्लायर, क्या व्यू है आपका? HFCL में मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा, एग्जिट हो जाइए। अब आप अभी हो सकता है आप सोच रहे हो कि सर अपर सर्किट में है, क्या बात कर रहे हो एग्जिट करने का? मैं बोलूंगा हाँ, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। जैसे कि आप सर्किट में देख रहे हो, उन लोगों से पूछ लेना जिस दिन ही 200 से जब लोअर सर्किट लगा था और 160 तक आए थे, उनका क्या हालत हुआ था। बीपी हाई हो जाएंगे भैया आपका, तो नहीं लेना है। वो आइडियोलॉजी मार्केट पे भी नहीं चलेगा एग्रेसिव। यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक बार 210 215 तक जाएगा, कहीं ना कहीं व्यू पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना चला है, तो इसीलिए मेरा अवॉइड लिस्ट में अभी ये आ गया है। सो इसीलिए मैं अभी अवॉइड करने वाला हूँ, ये मेरा व्यू है। अगर आपके पास है तो देख लीजिए, मैक्स टू मैक्स आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो 182 के आसपास मेंटेन करना ही चाहिए, मतलब इसमें स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए आपको। बाकी तेजस नेटवर्क सर बहुत बढ़िया लग रहा है, एक बाइंग कैंडिडेट भी है, 603 के आसपास है। लास्ट 2 हफ्ते से बातचीत कर रहे थे, मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 850 तक मूव मिल सकता है।
और ऐसा नहीं कि स्टॉक ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड था पहले कुछ दिन पहले, बेस के बाद ब्रेकआउट दिया है रिसेंटली। तो क्योंकि ओवरऑल इस सेगमेंट पे गवर्नमेंट का भी फोकस है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 850 ऑन द वे बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 510 510 के आसपास मेंटेन करना पसंद करूंगा, लेकिन HFCL हाई अलर्ट में है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में हमारे विशेष शो के बारे में आपको जरा फटाफट बता देते हैं। विशेष शो रात को हर रोज़ हम लेकर के आते हैं क्लियर कट शुभम शंकर जी के साथ, और कल हमने बातचीत की थी पावर स्टॉक्स को लेकर के। पावर स्टॉक्स को लेकर के NTPC, पावर ग्रिड, टाटा पावर, अदानी पावर जैसे शहरों में क्या करना चाहिए, पावर सेक्टर का आउटलुक क्या है, क्या कुछ कहानियाँ पक रही हैं यहाँ पर, इस गर्मी में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट में, वीडियो सेक्शन में ये आपको मिल जाएगा। और आज का क्लियर कट और भी ज़्यादा दिलचस्प विषय पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि FTA को लेकर के अब जो है काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है। US के साथ, UK के साथ जो है इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। क्या कुछ मिला है और अब तक जो FTAs हुए हैं उसका कोई फ़ायदा हुआ है क्या, और क्या आगे के FTAs में वो किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम पहलुओं को लेकर के हमने इस पर बातचीत की है। शुभम जी ने बातचीत की है। पूरा एक 360 डिग्री व्यूज़ जो है आपको जो है FTA को लेकर के मिल जाएगा। डील हुई है, एक्सपोर्ट को लेकर के क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, कौन से सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, कौन से सेक्टर के लिए नहीं पॉजिटिव है, ये तमाम जानकारी जो है आपको मिलेगी। और पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि जो टेक्सटाइल के अंदर जो है मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो भी इन FTAs की वजह से ही है। तो पूरे FTA को लेकर के डिटेल में होगी बातचीत आज रात 9 बजे। तो पावर को पे देखना है तो कल रात का देखिए, और अभी किसको फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा और इन FTA के मायने क्या हैं, ये डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगा रात को आज 9 बजे शुभम शंकर जी के साथ। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जरा कुछ एक और शेयर जो है, हाँ वो सर जो सवाल आए थे टीटागढ़ को लेकर के। सर टीटागढ़ और RVNL क्या अब थोड़ा बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, अगर बाजार के थोड़े थोड़े सेगमेंट करके जो चल रहे हैं इनका नंबर आएगा कि नहीं आएगा? टीटागढ़ आज अच्छे मोमेंटम में है, 1-2% ऊपर देखने को मिल रहा है। टीटागढ़, RVNL और जुपिटर वैगन 3 रेलवे से उठा लेते हैं सर, इन पे ज़्यादा क्वेरीज रहती है हमारे पास। एक IRFC भी रहता है, लेकिन चलिए अब समय की कमी है, बहुत सारे सवाल हैं तो, लेकिन इन तीनों को जरा कवरेज में लेकर के आते हैं। टीटागढ़ पे क्या व्यू है? 937 के आसपास। RVNL लंबे समय से इन लेवल्स का थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, लेकिन क्या व्यू रहेगा सर? रेलवे में जाना पसंद नहीं करेंगे, उससे पहले थोड़ा फ्लाइट में जाना पसंद करेंगे। GMR एयरपोर्ट सर करेंट जोन से एक बार बाय करने का सलाह रहेगा। बहुत बढ़िया लग रहा है GMR एयरपोर्ट का चार्ट। एंड इंटरेस्टिंग पैटर्न नहीं है कि सर 2017-18 एक बहुत बढ़िया यहाँ पे एक राउंड अप बॉटम फॉर्मेशन हुआ है मंथली चार्ट पे, और अभी 110 के आसपास है। इनफैक्ट लगातार जब लास्ट वीक हम लोग बात कर रहे थे, मैं वही बोल रहा था 111 के आसपास का ना एक रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि सर अभी 110.42 के आसपास का चल रहा है प्राइस। अगर 111 अभी ज्यादा दूर नहीं बचा, 111 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, पहला टारगेट आपको यहाँ पे 116, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे आपको मिलेंगे वो रहेगा 124। सो 116, 116, उसके बाद 124 का टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। और 111 क्रॉस होने के बाद मैं 106 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा। ज्यादा दूर पे स्टॉप लॉस नहीं है, ये रहेगा शॉर्ट टर्म व्यू। और अगर किसी का व्यू ऐसा है कि नहीं, ऐसा कोई स्टॉक बताइए जो स्टॉक नेक्स्ट 1.5-2 साल के लिए मैं होल्ड करके जा सकता हूं, तो सेम स्टॉक GMR एयरपोर्ट ही रहेगा। मुझे लगता है कि एक बार ऑल टाइम हाई जो कि 132 एंड अबव एक बार जाने के लिए रेडी हो सकता है, बिकॉज ऑफ हम थोड़ा शॉर्ट टर्म पे भी बातचीत कर लेते, तो इसी वजह से एक बार मैं 124-125 के लेवल पे प्रॉफिट बुक करना पसंद करूंगा। और अगर आपका व्यू 1 साल का है तो मुझे लगता है कि स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई ऑन द वे बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। अभी के लिए 111 के ऊपर ही खरीदना है, 106, 106 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, टारगेट होगा 116, 116, उसके बाद 124। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और सबसे 2-3 चीज़ें जो बताई गई हैं उस पर थोड़ा सा फटाफट ध्यान रख लीजिए। एक तो पहले तो 111 के ऊपर खरीदना है, ये बताया गया। अभी चल रहा है 110.40 रुपये, है ना। अगर आपको अभी लेना है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। 110.59 का हाई लगा है सर, अभी 111 क्रॉस करने के बाद खरीदना है ना?
जी जी जी। हाँ 111 का लेवल ध्यान रख लीजिए, अपने रडार पे लगा लीजिए कहीं पर भी, जहाँ कहीं भी आप जिस भी ऐप का इस्तेमाल करते हो। और ये अगर क्रॉस होता है 116 का टारगेट रखिए फर्स्ट, 124 का सेकंड, 106 का स्टॉप लॉस। लॉन्ग टर्म के लिए ले जा रहे हैं, आगे बातचीत करते रहेंगे। प्रदीप सर हमारे साथ लगातार डेली रहते हैं, तो वहाँ पर हम उनसे और ज़्यादा आगे के लेवल लेंगे अगर आपके पास है, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन अभी के लिए 111 पे रखेंगे ध्यान। अगर हमारे शो में पूरा हो जाता है 111 तो हम आपको तुरंत अलर्ट जारी कर देंगे। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। प्रदीप सर से मैंने 2 सवाल पूछे थे, उस पर हम आए, लेकिन उससे पहले हमारे साथ उपेंद्र मिश्रा जी फोन लाइन पर हैं बहुत देर से, वो मिस हो गया मुझसे। उपेंद्र जी को नमस्कार। उपेंद्र जी एम्बुलेंस से आ रहे हैं क्या सर? उपेंद्र जी नमस्कार। नाराज हो गए लग रहा है। उपेंद्र जी आवाज़ आ रही है? चलिए इनका सवाल ले आइए जरा स्क्रीन में फटाफट, है ना। उपेंद्र मिश्रा जी हैं धनबाद से। ओ GRSC को लेकर के इनका सवाल है। चलिए तो GRSC को लेकर शॉर्ट में ही लिख देते इतना लंबा, और वो भी चलिए ठीक है। GRSC पे सर जी शिपिंग है। अच्छा ओके माफ़ कीजिएगा, जी शिपिंग लिख देते, लोगों को आसानी से समझ में आता है। सर जी शिपिंग पे आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। 1515 पे भाव इन्होंने लिया हुआ है और 1409 के आसपास चल रहा है। अभी क्या करना चाहिए? लॉस में है, तो जब ये बातचीत चली रही है तो GRSC भी कवर ही कर लीजिएगा सर। उपेंद्र मिश्रा जी शायद उनसे संपर्क नहीं हो पाया। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? जी विपुल जी, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए उनको। बहुत बढ़िया स्टॉक है, ऑल टाइम हाई ऑन द वे, बहुत जल्दी उनको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। 1408 के आसपास का प्राइस चल रहा है और मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार आपको 1620 का टारगेट, उसके बाद आपको 1800 का भी टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रही, बहुत बढ़िया स्टॉक है। इनफैक्ट अभी हम करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हैं, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहा है। और एक जो स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा, वो एक बार जो स्टॉप लॉस रहेगा 1320, 1320 पे रहेगा स्टॉप लॉस। 1408 चल रहा है, करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हैं। करंट लेवल से भी बाय कर जा सकते हैं। ये है जी शिपिंग को लेकर के व्यू। और GRSC को लेकर सर? अच्छा, GRSC भी बताया आपने? हाँ सर, मैंने कहा कि नाम निकल गया तो कवर ही कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी मोमेंटम में था कल, तो डिस्कस कर ही लेते हैं थोड़ा सा। 2831 का भाव देखने को मिल रहा है। बने रहना चाहिए, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना है 4450 के जो लेवल पे। 4450? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये क्या है ना, अभी इसका जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न ब्रेकआउट जब होगा, अभी ब्रेकआउट आया नहीं, जब ब्रेकआउट होगा उस ब्रेकआउट के बाद का जो मूव होगा, उस मूव के मैं फिबोनाची पे कैलकुलेट करके आपको बोल रहा हूँ। 4450 से 4500 ऑन द वे है। उससे पहले बेचना नहीं है, उससे पहले कभी मैं बेचने का सलाह नहीं दूंगा। लेकिन जिस दिन ये 4200 4400 के आसपास आएगा, तब से मैं बेचने का सलाह दे दूंगा, जैसे कि आज अभी पारस का दे रहा हूँ। चलिए ठीक, ये बात निकल के आई सर। वो टीटागढ़ और RVNL वाली रेलवे की स्टोरी रह गई, वो जरा हमारे टाइटल में भी है, तो उसको जरा फटाफट कवरेज में ले आते हैं। आपने कहा अभी अवॉइड करेंगे, लेकिन जिनके पास है, बहुत लोग बहुत पुराने समय से होल्ड कर रहे हैं, क्या करें? अभी वेट कर ले, क्या आपका व्यू क्या होगा? सर आप पूछ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं अवॉइड करूंगा। वो तो GMR एयरपोर्ट नहीं वो जरूरी था सर, सबसे जरूरी था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए, RVNL विपुल जी 246 247 है। जैसा कि लास्ट 1.5 साल हो गया है, एक ही बात बोल रहा हूँ, घुमा फिरा के नहीं, सिंपल। ये अभी चलने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं प्राइस कुछ भी मूव आता है, सस्टेन नहीं हो पा रहा है। जितने भी ऑर्डर, जितने भी कुछ मिल रहा है, वो प्राइस के साथ प्राइस को एक्साइट नहीं कर रहा है। सो मुझे लगता है कि एक जमाने में जो चलना था चल गया है, अभी टाइम करेक्शंस में है, ऐसे ही रहने वाला है। RVNL अवॉइड करने का सलाह रहेगा। किसी के पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है तो क्या करूं मैं? मुझे लगता है कि सर उनको एक बार कुछ भी उछाल मिलता है तो उस उछाल में बेचने का ही व्यू बनाना चाहिए। टीटा का रेल में भी सेम सिचुएशन है, 936 के आसपास है। अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिकवरी यहाँ पे स्ट्रेंथ पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये रिकवरी हो सकता है कि आपको 1150 1200 तक आ जाए, तो इसमें आप बने रहिए, बेचने की जरूरत नहीं होगा, इसमें आप बने रहिए। और लेकिन RVNL पे सर कुछ भी मूव नहीं देखने को मिल रहा है। टीटा का रेल बने रहने का सलाह होगा। चलिए ये बात है यहाँ पर। टीटागढ़ रेल अभी के लिए बने रहे। 2 शेयर सर जिसपे कि काफ़ी क्वेरीज आई हैं, सुबह भी हम लोगों ने डिस्कशन में हमने बातचीत की थी, अभी भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं। एक तो सर ले लीजिए आप यस बैंक। यस सुबह बातचीत नहीं हो पाई थी यस बैंक में, हाँ। और दूसरा है सुजलॉन। यस बैंक पे सर ये 2543 के ऊपर जो भी ट्रेड करता हुआ का, अभी आज एक दर्शक की टिप्पणी थी, मैंने 2 लाख तो बेच दिए 25 पे, 2 लाख शेयर।
अभी भी पड़े हुए हैं 2 लाख, क्या करने चाहिए? तो अब वो क्या सलाह रहेगी सर आपकी? 25-43 पे अभी ये चल रहा है, क्या रखें? अभी नई खरीदारी के भी चांसेस हैं क्या यहाँ पर? जी देखिए विपुल जी, टेक्निकली देखा जाए तो रेसिस्टेंस जो है एक 27.30 में है, उसके बाद है 28.70 में, उसके बाद रेसिस्टेंस है 32 में। तो ये रेसिस्टेंस आपके लिए एक टारगेट के तरह काम कर सकता है अगर स्टॉक ऐसे मूव होता है तो। और अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट ढूंढ रहा हूँ तो 23.50 पे एक सपोर्ट है, उसके बाद सपोर्ट 21 में है। 21 के नीचे जनरली एडवाइस नहीं रहेगा। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है आप बने रह सकते हो, और जो मैंने तीनों टारगेट आपको दिया है ये बस टेक्निकल के आधार पे देख रहा हूँ, बाकी मेरा अवॉइड लिस्ट में है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं टेक्निकल के आधार पे आपको मैं बोल रहा हूँ। वैसे ही सुजलॉन पे मुझे लगता है कि 51-52 से आई थिंक अब फिर से हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था। 58.59 है, शॉर्ट टाइम में अच्छा चला है, एक बार 64, उसके बाद 71-72 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है। अच्छा लग रहा है चार्ट में। आई थिंक ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 64-72 तक आने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन ये भी स्टॉक मेरा अवॉइड लिस्ट में ही है। चलिए ये बात है, लेकिन जिनके पास है वो क्या करें? उनको भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, वो अभी होल्ड करें ना? के पास है उनको तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 47 के अराउंड। 47 इसके नीचे कभी रहना नहीं है। और अगर आप रहना चाहते हो किसी और एनालिस्ट को सुन के, सपोज हमारे रचित जी एंड वो भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत बुलिश है, तो मुझे लगता है कि आपको मैक्स टू मैक्स आपको 47 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड बने रहना चाहिए। बाकी क्योंकि मेरा ये अवॉइड लिस्ट में है, मैं इसीलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ट्रैक करते हैं, तो इसीलिए वोडाफोन आइडिया, येस बैंक, सुजलॉन, पीसी ज्वेलर, ये सारे स्टॉक को मैं एक बार अवॉइड करके चलता हूँ। मैं ऐसे ऐसे स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला अभी। वाह, कोई बात नहीं सर। चलिए ठीक है। लेकिन इस बीच 2 और शेयर 2-2 करके एक साथ डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ी देर में हर्ष भी पहुंचते होंगे। एक तो विभोर शर्मा जी हैं, कह रहे हैं कि क्या सर ग्रो जो है वो रेडी हो रहा है ब्रेकआउट के लिए। दूसरा चंदर द वंडर के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं जीएमडीसी पर सभी एनालिस्ट बुलिश थे, 647 पर बाय है, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू है, बने रहना है या निकलना है। वही वोडाफोन सुजलॉन पर आप लोग बात कर रहे हैं, तो ठीक है, इनकी नाराज़गी है, इनका सवाल सर जीएमडीसी को लेकर के है, कह रहे हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही, इधर उधर की बातें ज़्यादा हो रही हैं। तो पहले तो ग्रो बात कर लेते हैं सर, ग्रो में अभी क्या करें? जिस लेवल पे है ये करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी आपकी? और कह रहे हैं कि क्या यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आ रहा है क्या, 215-233 तक जाएगा क्या? और दूसरा है जीएमडीसी। देखिए ग्रो एक ट्रेडिंग करने वाला काउंटर है नहीं, ग्रो एक ऐसा काउंटर है जहां पे निवेश किया जा सकता है, एक इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट स्टॉक है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट एक ग्रोइंग कंट्री है। अभी हम एक बुल रन के अंदर ही, ओवरऑल लास्ट 10-15 साल का फेस में लंबे फ्रेम में देखेंगे तो हम एक बुल रन के अंदर ही है। ग्रो जब आया था मार्केट पे उस टाइम पे जीरोदा ही था मार्केट में, इनके इमीडिएट कंपटीटर। बाद में ग्रो का जिस तरीके से द वे ऑफ मार्केटिंग है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ग्रो हुआ है एक्चुअल में। और उसके बाद आप देखेंगे आज देश में नंबर 1 अगर कोई एक्टिव क्लाइंट बेस के हिसाब से स्टॉक ब्रोकर है वो ग्रो है। रिसेंटली ग्रो को परमिशन भी मिला है, जो हमारे गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी वाया जो फॉरेन मार्केट है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का लाइसेंस भी इनको मिला है। सेकेंड थिंग, अगर हम देखेंगे फंडामेंटली भी विपुल जी, थोड़ा समझने का ये बात है, 55-57 के आसपास का पी है। जनरली अगर हम इंडस्ट्री को एनालिसिस करके देखते, चाहे वो एंजल वन हो गया, एंजल वन देखेंगे आपको 23-25 के आसपास का पी में मिलेंगे। आनंद राठी वेल्थ जब लिस्ट हुआ था आपको 75-72 के आसपास का पी में लिस्ट हुआ था। अभी ग्रो है 57-55 के आसपास का पी। जो ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो को पी मल्टीपल होता है, कहीं ना कहीं ये वैल्यू हम लोग मार्केट देता है बिकॉज ऑफ द मान लीजिए बैलेंस शीट, सम ऑफ रीजन ऑफ एयूएम, जैसे कि ओनली फॉर 74-75 का जो पी मल्टीपल है मिला था आनंद राठी को बिकॉज ऑफ द एयूएम। उनके पास 30,000 करोड़ से ज्यादा एयूएम है। अब ग्रो जो है ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स देते हैं, रेगुलर म्यूचुअल फंड नहीं, तो इनका एयूएम से डायरेक्टली रेवेन्यू नहीं आता। तो इसीलिए देखेंगे मैक्सिमम जो कंपनीज है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी का जो मॉडल है ना बहुत बढ़िया है। देखेंगे वेल्थ बिजनेस को अलग कर दिया एंड उनके एडवाइजरी बिजनेस को अलग कर दिया। ग्रो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, सो डिस्काउंट ब्रोकर में 56-57 के आसपास का पी मुझे लगता है कि टेम्पोररी अभी के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा है,
लेकिन मार्केट ऑलवेज वैल्यू देता है फ्यूचर के अर्निंग को देख के। अब फ्यूचर का जो अर्निंग है ये जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बढ़िया होने वाला है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई कंपटीटर में दूर दूर तक है नहीं। वही आपका आप स्टॉक, जीरोधा, ग्रो, ऐसे ही धन, 4-5 स्टॉक्स आपको टॉप का जो डिस्काउंट ब्रोकर है इस लिस्ट में आते हुए दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया बिजनेस है। एंड नेक्स्ट जब 30,000 29,000 पे आपको इक्विटी मार्केट आते हुए दिखाई देंगे निफ्टी, उस टाइम पे अभी का जो वॉल्यूम ओवरऑल है आपको यहाँ से 2-3x ज्यादा वॉल्यूम आते हुए दिखाई देंगे। जितना ज्यादा वॉल्यूम, जितना ज्यादा ट्रेडिंग, उतना ज्यादा पैट। जनरली स्टॉक मार्केट पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जितने भी स्टॉक्स है ना, ये मल्टी वगैरह होना चाहिए। ऑलरेडी अच्छा वैल्यूएशन में लिस्ट हुआ था एंजल वन, अब ग्रो एक वैसे ही मॉडल पे जा रहा है। मैं ज्यादा फंडामेंटल पे बात नहीं करता, लेकिन आज थोड़ा आपको कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए 220 एंड 250 ऑन द वे। मैं कहने को तो एक लाइन पे कह सकता था, लेकिन नहीं, बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट था ये बोलना। और सेकंड जो सर आपका क्वेरी था जीएमडीसी, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया स्टॉक है। 680 उसके बाद 750 ऑन द वे।